नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर क्रिया का टॉपिक करवा दीजिएगा, तो आज की जो ये वीडियो है इसमें क्रिया का टॉपिक होगा। और क्रिया का टॉपिक अगर आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ क्रिया संबंधी किसी परीक्षा में कोई भी पेपर में कहीं पर भी आता है तो क्रिया का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो देखिएगा क्रिया है क्या। क्रिया की अगर हम बात करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए आप, चाहे सीटेट में बैठिए, चाहे DRPLS में बैठिए, चाहे एन कोई भी एग्ज़ाम है, KVS में बैठिए, एस्टेट में बैठिए, यूपी बिहार जहाँ पर भी जो भी एग्ज़ाम आता है प्रत्येक में क्रिया आती है। तो सबसे पहले क्रिया है क्या। क्रिया बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। क्रिया का मतलब है किसी काम का करना या होना, अर्थात देखिएगा जिससे किसी काम का या तो करना पाया जाता है या काम का होना पाया जाता है। अब पहले देखिए करना या होना, इससे पहले क्रिया कुछ भी नहीं है। क्रिया है जैसे खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, आना जाना। जैसे घर वाले नहीं बोलते भी पढ़ाई का काम कर लो, कपड़े धोने का काम कर लो, सब्जी बनाने का काम कर लो, लिखाई का काम कर लो। तो ये काम ही क्रिया है। क्या है, ये जो कार्य हैं या जो ये काम हैं, हम जो दैनिक जीवन में काम करते हैं, ये काम ही क्रिया है। क्रिया का मतलब खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, देखना कूटना पीटना, सब क्रियाएं हैं, आना जाना। तो काम ही क्रिया है, बिल्कुल सिंपल समझे इसको। अब या तो देखिएगा कोई कार्य या कोई काम किया जाता है तो जहाँ पे काम किया जाता हो तो करना, या कार्य या काम अपने आप हो जाता है तो जहाँ कार्य अपने आप होता है वो होता है होना। तो काम का करना क्या है, काम का करना ये है, जैसे काम के अगर हम करने की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो काम का करना है जैसे रोहित रोहित पढ़ता है, रोहित पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो पढ़ता है वो है क्रिया, अर्थात ये है वो काम, ये है वो क्रिया, ये हो काम जो किसने किया, रोहित ने। तो यहाँ रोहित काम को कर रहा है, रोहित है कर्ता और पढ़ना है, पढ़ता है भी क्रिया। तो इस क्रिया का करना पाया गया है यहाँ पर, रोहित इस क्रिया को करता है। अगर बात आती है होने की, ये तो है भी काम का करना। अब बात आती है होने की, तो होने में देखिएगा क्या है, क्रिया का अगर होना हम देखते हैं तो क्या है, जैसे उसने बोला हवा बहती है, ध्यान रखना हवा चलती नहीं भाई, हवा बहती है। तो हवा बहती है, यहाँ पर देखिएगा हवा बहती है, यहाँ काम किसी के द्वारा प्यारे बच्चे करा नहीं जा रहा, काम अपने आप हो रहा है। तो ये काम का यहाँ पर क्या है, ये होना पाया जा रहा है। तो ये है भी यहाँ क्रिया। तो क्रिया जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्रिया के भेद। अगर क्रिया के भेद की हम बात करते हैं तो क्रिया के भेद की अगर हम बात करें तो क्रिया के भेद एक तो होते हैं भी कर्म के आधार पे, और दूसरा होता है प्रयोग या रचना के आधार पे। तो प्रयोग या रचना के आधार पे और कर्म के आधार पे। तो सबसे पहले हम करते हैं जो क्रिया के भेद हैं वो कर्म के आधार पे करते हैं प्यारे बच्चे। तो कर्म के आधार पे क्रिया के जो भेद हैं, एक तो है भी अकर्मक क्रिया और दूसरा है प्यारे बच्चे सकर्मक क्रिया। देखिएगा कुछ भी नहीं है इसमें, इसको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या करेंगे हम, इनके टोटे टोटे करते हैं, टुकड़े टुकड़े। अजमा कर्म, अजमा कर्म, और ये है सजमा कर्म, सजमा कर्म। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अ का मतलब होता है नहीं और कर्म, नहीं जमा कर्म। स का मतलब होता है जमा कर्म। तो देखिए जब हमसे कोई पूछता है कि भी खाना खाएगा तो हम गर्दन ला देते हैं हाँ हैं। तो अ का मतलब नहीं और श का मतलब है, अर्थात खा रहा है जी। स का मतलब है हाँ। जैसे सत्य और असत्य, सत्य का मतलब सत्य है अर्थात ठीक है, असत्य का मतलब जो सत्य नहीं है। तो इसी तरह से देखिएगा, अब आपसे पूछे कि भी अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो बोला अभी क्रिया के साथ कर्म आया है, बोला हाँ, क्रिया के साथ कर्म आया हाँ का मतलब नहीं। अर्थात क्रिया जब बिना कर्म के आती है, क्रिया जब बिना कर्म के आती है तो वो क्या कहलाएगी भाई, अकर्मक क्रिया।
क्रिया जब बिना कर्म की आती है तो क्या कहलाएगा? कर्म क्रिया। फिर सुनिएगा कि क्रिया के साथ कर्म है, हाँ, तो बेटे अकर्मक क्रिया। अब आती है कर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बना है भाई, स जमा कर्म अर्थार्थ है जमा कर्म। अर्थार्थ आपसे पूछा जाता है कि भी क्रिया के साथ कर्म है, बोला भी है, तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी बेटा? जब क्रिया कर्म के साथ आती है, जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हमें पता चल गया अकर्मक क्रिया वो है जब क्रिया बिना कर्म के आए, और सकर्मक क्रिया वो है जब क्रिया कर्म के साथ आती है। अब जो मेन बात है वो ये है कि भी कर्म क्या होता है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया अकर्मक क्रिया जब क्रिया बिना कर्म के आती है, सकर्मक क्रिया जब क्रिया कर्म के साथ आती है। तो एक बार देखते हैं कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या है। देखिएगा एक उदाहरण है, उसने बोला रवि पढ़ता है, ये एक उदाहरण है भाई, रवि पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों ये जो पढ़ता है ये है क्रिया, और रवि है कर्ता। क्यों रवि कर्ता क्यों है? क्योंकि इस क्रिया को करने वाला कौन है भाई? रवि है। तो भी यहाँ रवि तो है कर्ता जो क्रिया को कर रहा है, और ये जो पढ़ता है ये है क्रिया। अब यूं नहीं पता कि भी रवि क्या पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसमें होता रवि पत्र पढ़ता है, रवि पत्र पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, या होता इसकी जगह प्यारे बच्चे कि रवि, रवि जो है मैसेज कह सकते हो आप कि मैसेज पढ़ता है, तो ये हो जाता अपना। अब देखिएगा इन वाक्यों को देखते हैं, पढ़ता है क्रिया, और ये तो हो गई भी क्रिया, इसमें भी पढ़ता है, क्या हो गई? ये हो गई क्रिया। अब रवि क्या पढ़ता है? ये रवि जो है रवि हो गया भी कर्ता। अब प्यारे बच्चों रवि क्या पढ़ता है? तो ये पत्र जो है ये कर्म है, पुस्तक जो है ये कर्म है। इसी तरह से रवि है कर्ता प्यारे बच्चे, और मैसेज जो है उसको छोड़ के देखिएगा ये है क्रिया पढ़ता है, और जो मैसेज है ये है कर्म। अब देखिए हमसे वाक्य में पूछा जाता है, इस वाक्य में पूछेगा कि भी ये अकर्मक या सकर्मक, तो भी रवि हो गया कर्ता और पढ़ता हो गई क्रिया। तो यहाँ बिना कर्म की क्रिया आई है, और जब बिना कर्म की क्रिया आती है वो क्रिया प्यारे बच्चे अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया है, ये वाक्य सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है, और ये सकर्मक क्रिया है। अब हमें ये पता चल गया भी कर्म क्या है, क्रिया क्या है, और कर्ता क्या है। अब प्यारे बच्चे एक बात और है, ये जो सकर्मक क्रिया है, इस सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं भाई। सकर्मक क्रिया के अगर हम बात करते हैं भेद की, तो भी दो भेद हैं। पहला भेद है एक कर्मक, और दूसरा भेद है दवी कर्मक। तो प्यारे बच्चों देखिएगा फिर वही, देखिए कोई भी शब्द मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हिंदी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक जमा कर्म, वही फिर वो टोटे टोटे कर लेते हैं, एक जमा कर्म, उसके बाद दवी जमा कर्म, भाई दवी जमा कर्म। अब देखिएगा एक मतलब एक और कर्म मतलब कर्म, भाई दवी का मतलब होता है दो और कर्म हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया, अब सकर्मक क्रिया की का भेद है, तो वही सीधी सी बात है, उस क्रिया में कर्म तो होगा। तो एक कर्मक जब क्रिया एक कर्म के साथ आती है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है, और जब क्रिया दो कर्मों के साथ आती है तो वो दवी कर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चे दो कर्मों के साथ आती है वो दवी कर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार जरा देखते हैं इनको उदाहरण सहित, भाई एक कर्मक और दो दवी कर्मक क्या है। जैसे उसने बोला मोनिका, मोनिका ने चॉकलेट, मोनिका ने चॉकलेट खाई। एक बार ध्यान से, मोनिका ने चॉकलेट खाई, मोनिका है भाई कर्ता, ठीक है, खाई है वो है भाई क्रिया, और मोनिका ने क्या खाई है? चॉकलेट। तो प्यारे बच्चों ये है कर्म।
अब इसमें कितने कर्म आए हैं भी? एक कर्म आया है, तो ये है एक कर्मक भाई। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण है मोनिका को, मोनिका को राहुल ने, मोनिका को राहुल ने चॉकलेट दी, चॉकलेट दी। देखिए कि ये वाक्य है। हाँ भाई, अब देखिएगा प्यारे बच्चों ध्यान से, ऐसा वाक्य पूछा जाएगा और इस वाक्य में एक बात ये देखिए, इसमें कर्ता कौन सा है? कर्ता वो होता है जो क्रिया को करता है। जानबूझ के वाक्य लिया मैंने यहाँ ताकि पेपर में गलती ना हो गई। कर्ता कौन होता है? जो क्या करता है? क्रिया को करता है। तो यहाँ करता है राहुल, देखिएगा ने कारक है, राहुल है कर्ता, तो दी है क्रिया। क्या दी है राहुल ने? चॉकलेट। एक तो कर्म ये है भाई, उसके बाद क्या दी है? देखिए हम क्वेश्चन करते हैं भी, क्या दी है? चॉकलेट, उत्तर मिल गया। एक ये है किसको दी है? मोनिका को, तो दूसरा कर्म ये है, ये मोनिका को है। एक कर्म तो ये है भाई, और एक है चॉकलेट, तो दो कर्म हैं। अब देखिए सीधा सा फंडा है, अगर उसने पूछा आपसे कि भी किसान खेत में गया, किसान खेत में गया, इस वाक्य में पूछता है कि भी ये अकर्मक क्रिया है या ये वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या लगेगा कि भी गया तो है क्रिया, गया तो है क्रिया, और जो किसान है वो है कर्म। तो कई बच्चे गलती से किसान है कर्ता भाई, तो कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, इस खेत में को कर्म मान लेते हैं, जबकि ये कर्म नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब लगेगा कि सर अगर ये कर्म नहीं है तो ये है क्या? देखिए क्या होता है, आप एक बार ध्यान से, अगर हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया की, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है, सकर्मक क्रिया की वाक्य में पहचान करनी है, किस में करनी है? वाक्य में, वाक्य में पहचान करनी है। तो देखिएगा शब्द में नहीं भी, वाक्य में पहचान करनी है। तो पता है क्या करना होगा? पहचान करनी है तो क्या या फिर किसको, क्या या फिर किसको, या तो हम क्या से या फिर किसको से प्रश्न पूछेंगे भाई। क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। अगर उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है तो प्यारे बच्चों सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिलता है तो, उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है भाई। तो प्यारे बच्चे अब देखिएगा, एक वाक्य था और वाक्य लिखा था हमने, किसान खेत में गया। तो हम इससे क्वेश्चन करें क्या गया, बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि किसान जो है व्यक्ति है, तो वहाँ क्या नहीं, वहाँ करते हम कौन से क्वेश्चन, कौन से करते, कौन से क्वेश्चन करना नहीं, कौन गया। क्योंकि अब देखिएगा किसको गया, किसको गया तो भी उत्तर नहीं मिल रहा, और क्या गया तो भी उत्तर नहीं मिल रहा। अब जैसे देखिएगा हमने एक वाक्य लिखा कि भाई राहुल को दूध दे दो, राहुल को दूध दे दो। देखिए वाक्य है राहुल को दूध दे दो, भाई क्या दे दो, क्या दे दो, क्वेश्चन करके देखा तो उत्तर मिला भाई दूध। एक कर्म होगा, अभी देखिएगा छोटा सा वाक्य है लेकिन कर्म दो हो उसमें। अब अगला कराया कि भी किसको दे दो, किसको दे दो, तो भाई किसको दे दो, तो उत्तर मिला हमें राहुल को। तो प्यारे बच्चों एक तो इसमें कर्म ये है और एक कर्म ये है, तो ध्यान रखना, कभी छोटा वाक्य समझ के आप ये सोचो कि इसमें एक ही कर्म है। दूसरी बात, राहुल को दूध दे दो, ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चे,
राहुल को दूध दे दो, तो जो राहुल है ये क्रिया करने वाला नहीं है। अगर ये होता राहुल दूध देता है या फिर पीता है, तो वहां राहुल जो है वो तब करता होता। यहां पर प्यारे बच्चे राहुल कर्म है। किसको दूध दे दो? राहुल को। एक कर्म क्या दे दो? दूध। तो देखिएगा अगर कोई वाक्य दे दिया जाता है और उस वाक्य में अकर्मक कर्मक क्रिया पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे? इन दो शब्दों से क्वेश्चन करके देखेंगे भाई। और कौन कौन से या तो हम देखिएगा क्या से या देखेंगे किसको से। अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया है। एक बात का और ध्यान रखें, और किसी शब्द से हम प्रश्न नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा 200% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर और किसी से किया तो भाई, और किसी से अगर हमने क्या किया? प्रश्न किया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 200% गलत हो जाएगा। अब बात ये है, ये तो था भी वाक्य में, लेकिन वो आजकल शब्दों में पूछता है। जैसे कोई भी एग्जाम उठाओ, वो शब्द दे देगा कि भी उसने शब्द दे दिया, जैसे भी जाना अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, पढ़ना अकर्मक क्रिया है सकर्मक, उसके बाद खाना अकर्मक क्रिया है सकर्मक, फिर दे देगा रोना अकर्मक क्रिया है सकर्मक, फिर दे देगा भाई लिखना। तो प्यारे बच्चों आजकल ये ज़्यादा आते हैं कि भी शब्द में बताइएगा। वाक्य में तो हम कर ले थे, लेकिन वो आजकल वो और भी चतुर हो गया है एग्जाम वाला, वो शब्द में पूछता है कि भी इसमें बताइए शब्द अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, अगर शब्द में कर्म पूछता है, शब्द में कर्म पूछता है या पूछा जाता है, तो पता हम क्या करेंगे? तो हम क्या से प्रश्न करेंगे? किससे? ओनली क्या से भी। किससे करेंगे? ओनली क्या से। अगर शब्द में पूछता है तो क्या से, और वाक्य में पूछता है तो क्या और किसको? दोनों से। तो देखिएगा अगर उत्तर मिल जाता है तो प्यारे बच्चे कर्मक क्रिया, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। जैसे देखो उसने कहा क्या पढ़ना है, उत्तर मिलेगा भी पुस्तक पढ़नी है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पढ़ना कौन सी क्रिया है, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसने पूछा क्या जाना नहीं, ये होता कहाँ जाना है, तो क्या जाना है उत्तर नहीं मिला, तो ये हो गया भी अकर्मक क्रिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, उसने पूछा क्या खाना है, आपने कहा जी आम खाना है, तो ये मिल गया उत्तर सकर्मक क्रिया। उसने पूछा क्या रोना है, क्या नहीं रोना, ऐसे होता नहीं क्या रोना, कौन रो रहा है, तो अब इससे बनी नहीं बात, उत्तर नहीं मिला, अकर्मक क्रिया प्यारे बच्चे। उसके बाद उसने पूछा क्या लिखना है, फिर आपने कहा जी पत्र लिखना है, उत्तर मिल गया कर्मक क्रिया। तो प्यारे बच्चे इस तरह से अगर शब्द में अकर्मक कर्मक क्रिया पूछता है तो हम क्या से प्रश्न करेंगे, अगर वाक्य में पूछता है तो हम क्या और किसको? दोनों से करेंगे। और जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म आ जाते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। अब प्यारे बच्चे ये थे कर्म के आधार पे क्रिया के वेद। अब हम करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के वेद। तो भी रचना के आधार पे देखिएगा, बात करते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है क्रिया के भेद, बिल्कुल आसान है, सबसे ज़्यादा आता पेपर में जी। CTET हो, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, या कहीं भी हिंदी आती है, SSC हो, UP, जहाँ पर भी आती है कन्फर्म पूछा जाता है। CTET का वैसे लाडला टॉपिक है ये। तो रचना के आधार पे जो क्रिया के भेद होते हैं, सबसे पहले भाई मुख्य क्रिया है, 6 भेद हैं। उसके बाद सहायक क्रिया है, इसके बाद प्यारे बच्चे पूर्वकालिक क्रिया है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया है, उसके बाद है भाई संयुक्त क्रिया, और इसके बाद अगली जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया, और इसके बाद जो है वो है भाई नाम धातु क्रिया। तो प्यारे बच्चों कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद थे, रचना के आधार पे जो क्रिया के भेद हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भेद हैं भाई।
तो देखिए बिल्कुल इतनी सी छोटी सी जगह में इनको परिभाषा से समझाएंगे। फिर देखिएगा मुख्य क्रिया, जब वाक्य में केवल एक क्रिया आती है, जब वाक्य में केवल एक क्रिया आती है वो क्या कहलाती है? मुख्य क्रिया भी। उसने बोला मुख्य सहायक क्रिया भी, मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया बच जाती है, मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया बच जाती है वो क्या है? सहायक क्रिया भी। पूर्व, देखिएगा नाम है पूर्व, पूर्व का मतलब होता पहले, तो भी मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है भाई। उसने पूछा संयुक्त, संयुक्त होता है तो देखो 1 2 3 या तो 2 का या 3 का। संयुक्त भाई जब एक से अधिक क्रिया आती है, जब एक से अधिक क्रियाएं आती हैं, तो एक से अधिक में 2 भी हो जाएगा, एक से अधिक क्रियाएं आती हैं, संयुक्त हो जाएगा भी। प्रेरणार्थक, जब किसी से क्रिया करवाई जाती है, अर्थात खुद न करके करवाई जाती है। अब नाम धातु भाई संज्ञा, नाम धातु में है संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बनाई जाती है वो नाम धातु क्रिया। मुख्य क्रिया समझिएगा जब वाक्य में केवल एक क्रिया आती है, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया बच जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, मुख्य क्रिया ये कहती है कि जब वाक्य में केवल एक क्रिया आती है। देखिएगा जैसे हमारे सामने है ये कर्म के आधार पे हैं, तो एक बार ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई ये है रचना के आधार पे करें, सबसे पहले मुख्य क्रिया ये है। देखिएगा परिभाषा इसकी प्यारे बच्चे कि भाई मुख्य क्रिया जब किसी वाक्य में केवल एक क्रियापद होता है, एक क्रियापद मतलब एक क्रिया आती है, पद मतलब शब्द भाई, तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा हमारे सामने उदाहरण है प्यारे बच्चे, उदाहरण क्या है? ये वाक्य है और उसने वाक्य में बोला सुमित गया, कितनी क्रिया है इस वाक्य में? एक, क्योंकि ये पूर्ण विराम लग गया। रोहित आया, कितनी क्रिया है? एक। यहाँ सुमित करता है, यहाँ रोहित करता है। आया क्रिया है, गया क्रिया है। मामा ने खाया भाई, कितनी क्रिया है? एक। दूध पी, कितनी क्रिया है? एक। खाना खा, खा क्या है? क्रिया। तो जब किसी वाक्य में केवल एक क्रिया आती है तो वो मुख्य क्रिया कहलाती है। इसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, फिर इनके सभी का अच्छे से ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद ये आ गई यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया भी। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता के किसी एक क्रिया को पूरी करके तुरंत उसके बाद दूसरी क्रिया करता है, अर्थात एक क्रिया पूरी करी और उसके तुरंत बाद, इसलिए इसको तत्कालिक क्रिया भी बोला जाता है। इसको तत्कालिक क्रिया बोला जाता है कि जब कर्ता किसी एक क्रिया को पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया करता है। और इसकी पहचान बता दे बेटा, इसमें पीछे कर लगा मिलेगा, नहाकर, पढ़कर, सोकर। लीजिए आपके सामने है ये, तो देखिए दादाजी नहा कर आए, तो देखिएगा नहा कर एक क्रिया है बेटे, और आए अब फिलहाल क्या है? आए है, तो आए है मुख्य क्रिया भाई, और नहाकर एक क्रिया खत्म करके और तुरंत दूसरी क्रिया कर दी भाई, तो ये है पूर्व। किससे पूर्व? मुख्य क्रिया से पूर्व, मतलब पहले आ गई, तो पूर्वकालिक भाई। तुम खुद चल के देख लो, तुम खुद देखो, देख लो मुख्य क्रिया, लो है सहायक और देख है मुख्य। चल के, तो प्यारे बच्चों एक क्रिया है, चलना पड़ेगा तुझे, फिर देखना, एक क्रिया करके तुरंत भाई, पूर्वकालिक। इस क्रिया में पीछे, और मैं अच्छे से एग्जाम्पल कराऊंगा, इस क्रिया में पीछे कर लगा मिलेगा या के भी।
अब देखिएगा ये है सहायक क्रिया भी। सहायक क्रिया ये कहती है, इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं भाई, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो सहायक क्रिया भी, सहायक क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। तो मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करना या उस मुख्य क्रिया को पूरा करना हो तब सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब सहायक क्रिया किसके भाई, मुख्य क्रिया के बाद आएगी, मुख्य क्रिया के बाद आएगी भाई सहायक क्रिया। जैसे देखते हैं, मुन्नू खाना खा रहा है, मुख्य क्रिया भी खा, इस खा के बाद रहा है। मैंने बोला था इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में या तो हम आईएनजी लगाते हैं या इज एम आर लगाते हैं या शुड मस्ट ये सारे लगाते हैं, हैज हैड हैन। तो चुन्नू खा चुका है, तो देखो खा मुख्य क्रिया, इस खा के बाद जो बच गई सारी की सारी सहायक भाई। बच्चे पढ़ने गए, पढ़ने हैं मुख्य क्रिया और गए, जैसे वो कहते ना हैज गोन हैड गोन। तो प्यारे बच्चों, मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। बढ़ते हैं भाई आगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने मुख्य क्रिया कर ली, पूर्वकारी कर ली, सहायक कर ली। संयुक्त क्रिया भी, जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनती है, अर्थात जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं। मैंने जो उस पे लिख के समझाया था, जैसे देखो भाई ये है आपका संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण हैं। जैसे देखिएगा, एक धातु है गा चुका, उसके बाद खा चुका, सो जाना, नहा लेना, पढ़ लेना। एक क्रिया है सो, दूसरी क्रिया है नहा, एक क्रिया है गा, दूसरी क्रिया है चुका, एक क्रिया है खा, दूसरी क्रिया चुका, एक क्रिया नहा, दूसरी क्रिया लेना, एक क्रिया पढ़, दूसरी क्रिया लेना। एक बार देखते हैं इसको जी। अब संयुक्त क्रिया देखिएगा प्यारे बच्चे, संयुक्त क्रिया जो होती है, एक से अधिक क्रियाएं होती, इसमें एक से क्या होगी, अधिक क्रियाएं होंगी। तो देखिएगा एक बार इसको समझने के लिए एक वाक्य है, इसमें ये है रवि खाना खा चुका है, रवि खाना खा चुका है। तो प्यारे बच्चे, रवि है इसमें कर्ता और खाना क्या खा चुका है, खाना। तो खाना जो है वो है कर्म भाई, खा और चुका, एक क्रिया खा, ये खा है मुख्य, और इसके बाद चुका, ये जो चुका है ये है भाई सहायक क्रिया। लेकिन आपसे कोई पूछे कि भी इस वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं, तो एक तो है भी खा और दूसरी है चुका है। तो एक से अधिक क्रिया आ गई भी, एक से क्या आ गई, अधिक आ गई। तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं तो प्यारे बच्चे वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल है, मामा जी रोटी खाकर, मामा जी रोटी खाकर सो गए। अगर ये वाक्य आ जाता है, इसमें भी 3-4 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात ये पूछेगा कि भी रचना के आधार पे क्रिया का कौन सा भेद है, रचना के आधार पर वो पूछेगा क्रिया का कौन सा भेद है। इस वाक्य में ध्यान से करना बेटे, पेपर में गलती ना हो। रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे देखना है तो वही है, जैसे भी रचना के आधार पे मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, ये सारी हैं। तो रचना के आधार पे पहले ये देखें, मामा जी है भी कर्ता, क्या है कर्ता, क्या खाई रोटी, रोटी है भी कर्म। अब देखिएगा, खाकर एक क्रिया, सोकर दूसरी क्रिया, गए तीसरी क्रिया। तो प्यारे बच्चों, जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं, एक से अधिक क्रियाएं आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। तो रचना के आधार पे ये वाक्य अगर किसी में कोई अंडरलाइन नहीं किया, रेखांकित नहीं किया, और तब आपसे पूछता है, तो प्यारे बच्चों ये संयुक्त क्रिया है, क्योंकि एक क्रिया
दो क्रिया और तीन क्रिया भाई। अब प्यारे बच्चे अगर इसी में आगे पूछता है, देखिएगा आगे पूछेगा इसको, वो आगे कैसे पूछता है जरा अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो पूछेगा कि इस वाक्य में गए क्या है। अगर उसने पूछ लिया गए क्या है तो प्यारे बच्चों सो है हमारी मुख्य क्रिया, और प्यारे बच्चों सो हमारी मुख्य क्रिया है तो गए क्या है मुख्य क्रिया के बाद है जो इसको पूरा कर रही है, क्या है सहायक क्रिया। अगर उसने कर दिया कि जो ये सो है ये क्या है तो प्यारे बच्चे मुख्य क्रिया। अगर उसने पूछा खाकर ये कौन सी क्रिया रचना के आधार पे, तो देखो भी सो से पहले आ गई, मुख्य से जो पहले आती है वो पूर्वकालिक क्रिया है। वो ऐसे पूछेगा आपसे पेपर में कि भी इसको अंडरलाइन कर दिया, खाकर क्या है, खाकर अंडरलाइन करता है तो हमें क्या करना है पूर्वकालिक क्रिया। अगर सो को करता है तो मुख्य क्रिया, और अगर गए को करता है तो सहायक क्रिया। ध्यान रहे अगर किसी को नहीं करता और वो पूछता है रचना के आधार पे इसमें क्रिया का कौन सा भेद है, तो भी एक क्रिया, दो क्रिया और तीन क्रिया, तो क्या हो जाएगा एक से अधिक क्रिया आते ही पूर्वकालिक क्रिया। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, कर दिखते ही और आप कह देते हैं जी पूर्वकालिक, पूरे के पूरे वाक्य में, क्योंकि कई बच्चे पहचान करते हैं सर जिसमें कर लगा हो ना वो पूर्वकालिक होती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ इसके आगे भी है। अब देखिएगा जैसे यही वाक्य में फिर लिखता हूं, मामा जी रोटी खाकर, मामा जी रोटी खाकर सो गए। इस वाक्य में अगर आपसे पूछता प्यारे बच्चों कि भी इस वाक्य में क्रियापद छाटो, तो हम क्या छाटेंगे। क्रियापद का मतलब ये है इसके टोटे टोटे कर लो। टोटे टोटे कैसे होंगे, क्रिया जमा पद भाई, क्रिया जमा पद। क्रिया का मतलब तो क्रिया होगा, पद का मतलब शब्द, अर्थात इस वाक्य में से हमें क्रिया शब्द निकालना है। बेटे पद जब कोई भी वाक्य ना, जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है, कोई भी शब्द। तो यहाँ हमें क्रिया शब्द निकालने थे, कहने का मतलब ये है क्रिया तो ये हो गया, पद का मतलब हो गया भी शब्द, तो हमें क्या निकालने हैं क्रिया शब्द। तो देखिएगा भाई मामा जी है कर्ता, रोटी है कर्म, एक दो तीन, तो ये पूरे के पूरे ये सारा क्रियापद है भाई, ये क्रियापद है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो भी रचना के आधार पे मुख्य क्रिया हो गई, सहायक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई और संयुक्त क्रिया हो गई। अब दो क्रिया बचती हैं, एक तो है भी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया है, और दूसरा है नाम धातु। तो पहले प्रेरणार्थक क्रिया को करते हैं। जैसे प्रेरणा से शब्द मिलता है, जब कई बार हम थक जाते हैं तो कोई हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि लेकिन वो खुद काम नहीं करता, लेकिन हम इसे कर लो शाबाश कर लोगे, तो प्रेरणार्थक ये क्रिया है जब किसी से काम कराया जाता है, जब किसी से काम या कार्य, काम या कार्य कराया जाता है भाई, खुद ना करके कराया जाता है। तो कराया जाता है तो उसमें देखिएगा जैसे रवि ने पाठ, रवि ने पाठ, रवि ने पाठ पढ़वाया, तो रवि ने पाठ पढ़वाया। तो भी इसमें देखिएगा रवि ने जो है वो खुद नहीं करके पाठ क्या किया, रवि ने पाठ पढ़वाया है। तो ये जो पढ़वाया, पढ़वाया हो, लिखवाया हो, अर्थात जिसके पीछे या तो वाया मिल जाए या भाई जैसे कहते ना पिटवाना, या फिर वाना मिल जाए, जैसे भाई से पिटवाना, दिलवाना, पढ़वाना, जी पाठ पढ़वाना, पढ़वाना हो या वाया हो, अर्थात जब खुद काम न करके किसी और से करवाया जाता, पढ़वाया या होता है उससे पढ़वाना है, पढ़वाया या पढ़वाना, लिखवाना या लिखवाया, तो प्यारे बच्चों वो हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें पीछे या तो वाया मिलेगा या फिर वान मिलेगा। अब है भी नाम धातु। तो प्यारे बच्चे नाम धातु की अगर हम बात करते हैं तो नाम धातु क्रिया देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है नाम जमा धातु।
तो प्यारे बच्चे नाम का मतलब होता है संज्ञा। तो जिस क्रिया के में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो वो कहाँ पर हो, जरा देखते हैं कि भी देखिएगा क्या कह रहा है। नाम धातु क्रिया, नाम मतलब, नाम का मतलब होता है संज्ञा, क्योंकि हम किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तब धातु क्या होता है, आप जब छोटे थे तब से पढ़ने लगे हैं 6th-7th क्लास से, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को धातु कहते हैं, ये चीजें रटा रखिए परिभाषा। अब ये धातु है क्या ये हमें भी नहीं पता, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो मूल शब्द का मतलब नहीं पता कि भी मूल क्या है। मूल का मतलब होता है बेटा शुरू, मूल का मतलब होता है जन्म, मूल का मतलब होता है आधार, मूल का मतलब होता है नेव। जैसे पूछते हैं कि भी आप मूल निवासी कहाँ के हो, अर्थात शुरुआत के, तो यूं कर रहा है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब देखिएगा क्रिया है चलना, तो ये जो चलना क्रिया है इसके शुरू में क्या लगा है, इसका जन्म या इसका आधार, इसकी नींव क्या है, चल से, तो भी चल है इसमें धातु। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। और ना है प्यारे बच्चे इसमें, अगर ना पूछते हैं तो ना है प्रत्यय। अब देखिएगा नाम धातु, तो नाम धातु अर्थात जब नाम क्या बन जाए, नाम बन जाए वही धातु। और नाम क्या होता है बच्चे, नाम होता संज्ञा, अर्थात जिस क्रिया के शुरू में संज्ञा लगी हो, सर्वनाम लगा हो बेटे, या फिर लगा हो विशेषण, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जब धातु का काम करते हैं वो बन जाती है नाम धातु। फिर सुन लीजिएगा, नाम बन जाए, जब नाम बन जाए धातु, तो नाम का मतलब संज्ञा, संज्ञा किसी के शुरू में लगे किसी भी क्रिया के, सर्वनाम किसी क्रिया के शुरू में लगे या विशेषण किसी क्रिया के शुरू में लगता है, तो वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे भी देखिएगा संज्ञा है रंग, रंग, और रंग से बन गया रंगना, तो देखिएगा रंगना ये कार्य हो गया, क्या हो गया, क्रिया हो गया। जबकि रंग क्या था, संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। देखिएगा रंगना, दो तरह की रंगाई, एक तो हम पेंट से दीवार को रंग देते हैं, या भी होली पे शरीर को रंग देते हैं गुलाल से, रंग से, या रंगाई करते थे टीचर या माँ बाप भाई रंगाई, तो रंगना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन इस क्रिया के शुरू में क्या लगा हुआ है, रंग, रंग क्या है, संज्ञा। इसलिए जिसके शुरू में संज्ञा हो वो क्रिया क्या कहलाएगी, नाम धातु। वही शुरू में संज्ञा है, क्योंकि इसके किस में, इसकी धातु क्या है, इसके शुरू में क्या है, नाम संज्ञा, उसके बाद जिसके शुरू में क्या हो, सर्वनाम। देखते हैं उसने बोला अपना, अपना सर्वनाम है भाई पुरुषवाचक, और उसके बाद अपना से बना अपनाना, ये अपनाना बन गया विक्रिया की, उसने उसको अपना लिया। तो अपनाना क्या है, क्रिया, लेकिन इस क्रिया के शुरू में क्या लगा है, अपना, तो अपना क्या है, सर्वनाम। और सर्वनाम जब क्या बन जाए, धातु, तो क्या कहलाती है, नाम धातु। इसी तरह से देखिए विशेषण, विशेषण उसने बोला गर्म, जैसे कहते हैं ना गर्म, तो गर्म कह लो या होठ कह लो या देशी भाषा में ताता कह सकते हैं हम, गर्म भाई। अब गर्म से हो गया गरमाना, तो गरमाना, गरमाना बन गया, अभी गरमाना क्या बन गया, क्रिया, क्योंकि एक तो इंसान गर्मा जाता गरमाने का कार्य कर रहा हो, या फिर गाड़ी गर्मा जाती है लंबी, अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो गरमाना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन इस क्रिया के शुरू में क्या लगा है, गर्म, ये गर्म क्या है, विशेषण। तो भाई जो विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से बनती है तो ये क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है क्रिया से संबंधित, तो या तो पूछेगा कर्म के आधार पर या पूछेगा रचना के आधार पे। कर्म के आधार पर अगर पूछता है तो सकर्मक और अकर्मक है, रचना के आधार पे पूछता है तो भी आपके मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और नाम धातु क्रियाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक अगले टॉपिक के साथ मैं नई वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर हूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत भाई।